नमस्कार इंडिया का नमस्कार करें स्वीकार। सबसे पहले आज हम क्योंकि अब दीपावली का त्यौहार प्रारंभ होने जा रहा है, कल धनतेरस है। यद्यपि बहुत सारे लोगों ने आज भी धनतेरस मनाई, लेकिन ज़्यादातर जो ज्योतिष शास्त्री हैं उनका मत है कि धनतेरस का त्यौहार मनाना कल अर्थात शुक्रवार 13 तारीख को उचित रहेगा, 13 नवंबर को। क्योंकि आज जो त्रयोदशी तिथि है वो आज रात्रि में 9:30 बजे के बाद आएगी और कल शाम को लगभग 6 बजे तक रहेगी। तो इस स्थिति में धनतेरस कल ही मनाया जाए। नरक चतुर्थदशी या जिसको छोटी दीपावली कहते हैं वो भी कल ही मिक्स रहेगी। दीपावली का जो पूजन है वो पूजन जरूर शनिवार को होगा अर्थात परसों होगा, और उसके बाद जिनको वैसे अमावस्या पूजनी होती है वो लोग रविवार को पूज सकते हैं। खैर चलिए, ये थोड़ी सी क्योंकि उहापोह की स्थिति बनी हुई और बहुत सारे लोग आज धन्वंतरी जयंती की या धनतेरस की शुभकामनाएं आज ही दे रहे थे। खाली धन का पूजन नहीं, धनवंतरी जो कि स्वास्थ्य से भी जुड़े हुए हैं, धन्वंतरी महाराज, उनका भी पूजन आज जो वैद्य लोग होते हैं, जो आयुर्वेद आचार्य होते हैं, वो लोग सब पूजन उनका करते हैं। खैर धनतेरस या धन्वंतरी जयंती के दिन अब उसके बाद चर्चा वही, हम सारे के सारे पूजन करेंगे, लक्ष्मी पूजन भी करेंगे, लेकिन बदकिस्मती वही है कि जो हम बताते आ रहे हैं पिछले कई दिनों से कि माता शूलिनी देवी मंदिर सोलन हिमाचल प्रदेश के अंदर किस प्रकार शास्त्रों का अपमान किया गया, किस प्रकार शास्त्रीय परंपराओं का अपमान किया गया, किस प्रकार सनातनी परंपराओं का अपमान किया गया। और मैं तो कहूँ केवल अपमान नहीं किया, एक तरीके से उनके ऊपर आतंकी हमला था वो, और हमला करने वाला, और इसीलिए हम पिछले कई दिनों से जिहाद शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि वो जिहाद करने वाले, वो हमला करने वाले भी हिंदू धर्म तथाकथित कहूं या जो भी कहिए कि हिंदू धर्म के ही लोग थे। IAS अधिकारी रितिका जिंदल, बदकिस्मती से कोई संगठन वहां के पुजारियों के समर्थन में नहीं आया जिनका सार्वजनिक रूप से अपमान किया गया। कोई संगठन नहीं है, शासन प्रशासन तो आप भूल ही जाए वह, क्योंकि अभी ये वही सरकार है जिनके गुण गाते नहीं थकते अनेक हिंदूवादी संगठन और ब्राह्मणवादी संगठन, लेकिन वही सरकार जिसने ब्राह्मण कल्याण बोर्ड तक को भंग कर दिया, ऐसे अनेकों उदाहरण। लेकिन इस प्रकार का अपमान यदि किसी और प्रदेश के अंदर अर्थात बीजेपी के अतिरिक्त अगर किसी और राजनीतिक दल के शासन के अंदर हो जाता तो अब तक हाहाकार मच गया होता। ठीक है, मंत्री से लेकर और संतरी तक अनेकों लोगों के बयान आ चुके होते, लेकिन क्योंकि वर्तमान में जितने भी मंत्रीगण हैं वो सब के सब कहीं ना कहीं व्यस्त हैं अर्नब गोस्वामी के स्पोक्स पर्सन बनने के अंदर। उनको शायद उसके अंदर ज्यादा गरिमा नजर आ रही होगी, जबकि अर्नब गोस्वामी किसी भी पत्रकारिता के कारण जेल के अंदर नहीं गए थे। आप उनसे जो भी पूछताछ हुई, क्योंकि जिन 2 व्यक्तियों को जिनके घर से कोई व्यक्ति चला गया, अन्वय नाइक और उनकी माता कुमुद नाइक, जब उनका पैसा नहीं लौटाया अन्वय ने तो उन्होंने आत्महत्या कर दी। उसके बाद सुसाइड का एक पत्र भी उन्होंने छोड़ा था। यद्यपि हमने कल ही बता दिया था आपको कि सुप्रीम कोर्ट उनको जमानत दे चुका है, लेकिन उसके संदर्भ में जो उनकी लिस्टिंग हुई केस की इमीडिएटली, उसके विरुद्ध जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दुष्यंत दवे ने नाराजगी व्यक्त की थी और उन्होंने रजिस्ट्री के महासचिव को एक बड़ा सख्त आपत्ति व्यक्त करते हुए पत्र लिखा था। यह भी उन्होंने स्पष्ट किया था कि हमारा उनसे कोई व्यक्तिगत लेना देना नहीं है अर्नब गोस्वामी से, और ना ही मैं किसी उनके अधिकार में जो जमानत का अधिकार है उसके अंदर किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप कर रहा हूं। लेकिन जिस प्रकार उनको प्राथमिकता दी जाती है, जबकि कंप्यूटराइज्ड सिस्टम है, बावजूद उसके अनेकों केस सप्ताहों और महीनों तक लंबित पड़े रहते हैं, बावजूद उसके कैसे अर्नब गोस्वामी को बार बार या हमेशा, लगभग हमेशा या बार बार उनको प्राथमिकता के आधार पर उनकी याचिका की लिस्टिंग हो जाती है, जबकि जो वरिष्ठ वकील रहे थे पी चिदम्बरम, उनके भी प्राथमिकता के आधार पर उनके भी मतलब इतनी जल्दी उनकी भी लिस्टिंग नहीं हुई थी। खैर, इसी सिलसिले में एक चीज और बता दें, यद्यपि रात आए वो जेल से निकले और जेल के बाद ऐसा जैसे वो कहते हैं, कुछ लोगों ने कहा राजनीतिक दलों ने कि ऐसे आ रहे हैं जैसे नेल्सन मंडेला आ रहे हैं। यद्यपि 2 दिन पहले गुहार लगा रहे थे, तड़प रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट किसी प्रकार इंटरवीन करे, इसके अंदर हस्तक्षेप करे उनकी गिरफ्तारी के अंदर। खैर जो भी है, अब आगे मुकदमे का क्या हश्र होता क्या नहीं, लेकिन लोग तो पता नहीं ऐसे कर रहे हैं कि जैसे पता नहीं कौन सा हम युद्ध फतेह करके आए हों। और हमने पहले भी कहा था वो एक प्रकार के अब उनको हिंदू धर्म से भी कहीं ना कहीं जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। और चाहे वो JP नड्डा रहे हो, राजनाथ सिंह रहे हो, प्रकाश जावड़ेकर रहे हो, कोई भी रहे हो, सब कहीं ना कहीं उनके पक्ष में और तो अपना
प्रचार करते या उनके पक्ष के अंदर बयान देते नजर आए। और महाराष्ट्र के जो राज्यपाल महोदय कोश्यारी साहब, उनके तो आप पूछिए मत, वो तो बारंबार पता नहीं कैसे समय दे देते हैं, चाहे वो कंगना रनौत का मामला रहा हो या इस मसले में भी उन्होंने वहाँ के गृह मंत्री महाराष्ट्र के अनिल देशमुख से चर्चा की या चिंता व्यक्त की, चर्चा से भी ज़्यादा। चलिए अब ठीक है, पुलिस के रवैये पर उनको आपत्ति हो सकती है, लेकिन अब प्रश्न फिर वही उठेगा कि अगर जैसे पहले हुआ था सलमान खान केस के अंदर हुआ था कि उस समय भी सब बरी हो गए, लेकिन उस व्यक्ति को मारा जिस पे कार चढ़ी, तो किसने मारा, ये सवाल आज तक कोई नहीं बता पा रहा उसके अंदर। इसी प्रकार की चीज़ें अब यहाँ पर है। अब इसके अंदर जिसके घर से गया उनके केस का क्या हश्र होगा, पहले वाला हश्र होगा या आगे मुकदमा उनके ऊपर चलता है नहीं चलता है, अब ये भविष्य ही बताएगा। हम इसके ऊपर कोई टीका टिप्पणी ज़्यादा करने में रुचि तो क्या, लेकिन करना नहीं चाहेंगे आज के समय में। और इसी सिलसिले में मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, यही जो सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी, इसके ऊपर एक तथाकथित आपत्तिजनक टिप्पणी जो स्टैंड अप कॉमेडियन है कुणाल कामरा, उन्होंने की। और उनकी स्टैंड अप कॉमेडी के बाद उन्होंने उस पर लिखा, उन्होंने मतलब जो भी है अब उसको आपत्तिजनक टिप्पणी के अंदर ही कहा जा रहा है। तो जो अटॉर्नी जनरल है वेणुगोपालन, उन्होंने अब उनके ऊपर अवमानना का केस चलाने के लिए अनुमति दे दी है। वेणुगोपालन के अनुसार उनको 8 से ज़्यादा पत्र मिले इस विषय में, तो अब उन्होंने अनुमति दे दी गई है। और अब उनके ऊपर जो स्टैंड अप कॉमेडियन है कुणाल कामरा, उनके ऊपर केस चलेगा। आपको याद हो शायद इसी वर्ष जनवरी के अंदर ही तो उनका एक फ्लाइट में भी अर्नब से उन्होंने कोई टीका टिप्पणी की थी, जिसके बाद इंडिगो ने उनको 6 महीने के लिए बैन कर दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था उनकी यात्रा के ऊपर। अब उससे आगे अगर थोड़ा सा बढ़े तो हालांकि अभी नीतीश कुमार, जो कि कल तक कहा जा रहा था, रात तक भी यही घोषणा की भारतीय जनता पार्टी ने कि अगले मुख्यमंत्री वही होंगे, बेशक उनकी सीटें कम आई हैं बिहार के अंदर, लेकिन नीतीश कुमार के अनुसार उन्होंने कहा कि भाई मैंने ऐसा कोई दावा नहीं किया, ये एनडीए का निर्णय होगा कि वो किसको मुख्यमंत्री बनाते हैं और किसको नहीं। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस की आज तेजस्वी यादव ने, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने वही जो अब बातें चली आ रही हैं कि भाई इलेक्शन कमीशन और इस बार जो रिटर्निंग ऑफिसर के रोल को लेकर चिंता जाहिर की गई और कहा गया कि उनकी जो सरकार सत्ता में आने से रह गई वो 13,000 से भी कम मतों से रही और इसमें सब मिली भगत इस प्रकार की रही और इस प्रकार की। लेकिन अब इसके अंदर थोड़ा सा राजनीतिक उठापटक के अंदर वो है कि कांग्रेस के ऊपर कांग्रेस के कुछ लोगों ने टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि भाई हम खुद हारे हैं, चाहे वो राशिद अलवी रहे हो या तारिक अनवर रहे हो, उनके अंदर से ही, क्योंकि आपको भी याद है पीछे 23 लोगों ने चिट्ठी लिखी थी, तो कांग्रेस के अंदर थोड़ी बहुत सुगबुगाहट विरोध वाली तो है। अब फिर वही टिप्पणी की है जो क्या नाम है, लेफ्ट पार्टी जो इलेक्शन जीते हैं, उन्होंने भी प्रश्न किया है कि भाई तेजस्वी ने जो इनको 70 सीटें दे दी थी लड़ने के लिए कांग्रेस को, क्या कांग्रेस इसके लिए डिजर्व करती थी? अगर उसको ज़्यादा सीटों पर तेजस्वी और लड़ते या और लोगों को, इनको लेफ्ट पार्टीज को या बाकी लोगों को अगर उसके अंदर सीटें ज़्यादा आवंटित होती तो उनकी सरकार बन सकती थी। पर चलिए अब जो भी है, जो होना था हो गया। हमने कल भी कहा था, हम आज भी कहने में हमें कोई झिझक नहीं है कि तेजस्वी हार कर भी जीत गए। तेजस्वी के तेज के सामने सबकी चमक, नरेंद्र मोदी जी से लेके और बाकी जितने भी उनके विरुद्ध प्रचार करने के लिए गए, सबकी चमक जो है या सबकी आंखें चुंदिया गई थी और सबकी चमक फीकी पड़ गई थी, जमाने लड़ खड़ा गई थी। इसलिए भाषा का स्तर किस प्रकार गिरा, चाहे वो कोई भी रहे हो, चाहे मोदी जी रहे हो, चाहे नीतीश जी रहे हो या कोई अन्य रहे हो, उन्होंने भाषा का स्तर किस प्रकार गिराया वो आप सबने देखा ही होगा। जिस प्रकार की टिप्पणियां उसका, क्योंकि चुनाव हो चुके हैं और ये एक वास्तविकता जो कि स्वीकारनी चाहिए कि इस समय एनडीए जो जीती हुई है और एनडीए सरकार बनाएगी। जो खबरें आ रही हैं उसके अपुष्ट खबरें कहूँगा मैं, उसके अनुसार शायद 16 नवंबर को दीपावली और छठ के बीच में कहीं शपथ ले सकते हैं नीतीश कुमार। अभी राहुल गांधी के एक ट्वीट पर भी बवाल है, जिसमें उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने जो कदम उठाए उसके अनुसार पहली बार मंदी की ओर बढ़ गई है हमारी जो अर्थव्यवस्था है। हालांकि उसके ऊपर जो वित्त राज्य मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, उन्होंने जरूर पलटकर जवाब दिया है कि भाई बेहतर हो राहुल गांधी अपना आत्मचिंतन करें, अपनी पार्टी की ओर देखें। वो 2 बार बुरी तरीके से लोकसभा का इलेक्शन हार चुके हैं और उनका वोट प्रतिशत जो है वो लगातार गिरता जा रहा है। देखिए, मैं एक चीज बड़ा स्पष्ट और कर दूं
कि कल हमें कई लोगों की टिप्पणियां मिली कि भाई आप कैसे कह रहे हैं। देखिए, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो हमने कल भी बताया था, आज भी बता रहे हैं, वो राष्ट्रीय जनता दल ही है। वो लड़का, वो व्यक्ति तेजस्वी यादव बिना किसी सपोर्ट के लड़ा, जबकि बाकी लोगों के पास पूरा का पूरा एक हुजूम था, बड़े बड़े नेताओं का, बड़े बड़े धुरंधरों का एक हुजूम था। नरेंद्र मोदी जी की जो लच्छेबाजी है भाषण की, जिस प्रकार वो शब्दों को लाते हैं, कहीं जंगल राज, कहीं युवराज, कहीं फलाना, कहीं डिकना, तो उससे बहुत सारे लोग तालियां बजाते हैं। अब ठीक है, वो उनका शब्द और उन लोगों को पसंद आते होंगे वो चीज़ें, लेकिन उनके पास जो प्रचार का था, जो धन खर्च और जो रैलियां और जितनी भी चीज़ें थी, हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं, प्लेन से आ रहे हैं, जो कुछ भी था, आप सबने देखा कि कितना पैसा खर्च हुआ होगा। पर चलिए, जो भी है, जीतने वालों को जीत मुबारक, हारने वालों को इससे उम्मीद करते हैं कि वो आगे और तेजी से बढ़े और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बढ़े। सबसे अच्छी बात जो तेजस्वी की रही वो ये रही कि उन्होंने कहीं भी जाति या धर्म की चर्चा नहीं की, जाति या धर्म के आधार पर उन्होंने वोट नहीं मांगे। उन्होंने कहीं आतंकी नहीं मांगा है कि वहां से इस रास्ते अगर जीत गए तो आतंकी आ जाएंगे बिहार के अंदर। इस प्रकार के किसी शब्दों का प्रयोग उन्होंने कहीं नहीं किया। तो क्योंकि अगर वो शिक्षा, रोजगार, इन चीज़ों को लेकर अगर वो चल रहे हैं तो बहुत खुशी की बात है। फिर इसी परिप्रेक्ष्य में इन्हीं विषयों को लेकर यदि चर्चा हो तो ज़्यादा बेहतर है, और इन्हीं विषयों को लेकर अगर चुनाव लड़े जाए। आज जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जो कि सदा से चर्चा का केंद्र रही है कहीं ना कहीं, और जिसके ऊपर ना जाने कैसी कैसी टिप्पणी और तोड़ू गैंग और पता नहीं कितने कितने गैंग का लांछन लगते रहे हैं, और देश विरोधी नारे भी लगे हैं वहाँ पर, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। आज वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति का अनावरण किया और करते कहा कि विवेकानंद जी कोई एक व्यक्ति नहीं थे, पूर्ण व्यक्तित्व थे। तो खुशी की बात है कि वहाँ के लोगों को कम से कम कुछ तो देखने को मिलेगा। मैं समझता हूँ कि आगे कभी आज मूर्ति का अनावरण हुआ, उसके बाद कुछ और भी राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में और भी चर्चाएं भारी होंगी। देखते आगे आगे उसके बाद क्या होता है। और एक बात आपको पता है, क्योंकि अध्यादेश जारी हो चुका है जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए भी, कि भाई अब कंटेंट और बाकी चीज़ों के ऊपर नज़र रखी जाएगी। और जैसे कि वो नेटफ्लिक्स आता था या अमेजन आदि आदि जितने भी OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके ऊपर अब इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, सूचना और प्रसारण मंत्रालय का जो है वो नज़र रहेगी। तो इसलिए अब जितने भी ये लोग हैं, क्योंकि ये तो मानना पड़ेगा कि इन OTTs के ऊपर भाषाओं का स्तर बहुत घटिया था, जो कंटेंट दिखाए जा रहे थे वो कहीं ना कहीं अश्लील कंटेंट भी थे। हम समझते हैं उनके ऊपर भी कहीं प्रतिबंध लगेगा। ये ना हो कि कुछ विशेष लोगों को अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर कुछ भी बोलने या कहने की छूट दे दी जाए। उम्मीद करते हैं कि ऐसा नहीं होगा। अब आज की इस चर्चा को, छोटी सी चर्चा को यहीं विराम देना चाहूँगा। मेरा निवेदन है, क्योंकि इस समय कोरोना भयंकर तरीके से लौट कर आ रहा है, न केवल विदेशों में बल्कि भारत के अंदर भी, दिल्ली में भी रिकॉर्ड संख्या में मरीज आ रहे हैं। अब त्यौहार के लिए लोग बाहर तो निकल रहे हैं, लेकिन बाहर निकलने से थोड़ा सा अगर कम से कम निकला जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे भीड़ में आने को लोग बीमारियाँ लेकर लौट रहे हैं, ऐसी जानकारी आ रही है। एक निवेदन, यद्यपि सरकार ने और सुप्रीम कोर्ट ने भी पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया पटाखों के ऊपर, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं आवाज़ें आ रही हैं, छोड़े जा रहे हैं। यद्यपि पुलिस छापेमारी भी कर रही है और करेगी भी, मैं समझता हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा सोचिए, जो हम बम पटाखे जोर जोर से बजाते हैं, फोड़ते हैं, पॉल्यूशन फैलता है। यद्यपि कुछ लोगों का कहना है, उसके बाद देखिए आपको आवाज़ भी आ रही होगी अभी कि भाई मच्छर मर जाते हैं या कुछ। लेकिन दूसरी चीज़ देखिए, पक्षियों के ऊपर क्या बीतती है, जो गली में जो खासतौर से स्ट्रीट डॉग्स, जो जानवर होते हैं, कुत्ते ही नहीं और भी जो जानवर होते हैं, बहुत परेशान होते हैं और वो लोग डरते हैं इन आवाज़ों से। गौर कीजिएगा, समझिए वो भी जीव हैं। तो खैर, बाकी हम तो निवेदन ही कर सकते हैं, बाकी आप जाने या कानून जाने, अब इससे ज़्यादा हम क्या कहेंगे। तो आज की चर्चा को यहीं विराम देते हुए, और कल के लिए आपको अग्रिम रूप से मैं धनतेरस की शुभकामनाएं देना चाहूँगा अपनी ओर से भी, और नमस्कार इंडिया की ओर से भी। कुछ लोगों के हमें जरूर अब इस समय दीपावली को लेकर शुभकामना संदेश आ रहे हैं नमस्कार इंडिया के माध्यम से। तो हमारा प्रयास रहेगा आप लोगों के सामने, कुछ लोगों के तो कम से कम संदेश जो है हम आपके सामने प्रसारित करते रहें, दिखाते रहें। तो रहिए सावधान, रखिए स्वास्थ्य का ध्यान, खुशी खुशी त्यौहार मनाइए, सावधानी पूर्वक त्यौहार मनाइए, और इंतजार कीजिए कल की एक और
चर्चाओं पर चर्चा का। नमस्कार।